आकृत्य आपने स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के रूप में कहा था ना, वह भाग जो कि मंडलाकार रूप में पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। स्थल मंडल वाले भाग पर 3 प्रकार की आकृतियां मिलती हैं। यह जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर के आधार पर जियोमॉर्फोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन या शास्त्र विज्ञान, तो यह जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। भू आकृतियों का अध्ययन, जब भू आकृतियों का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी के तहत करना है तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना है कि इस पृथ्वी पर यानी इस स्थल के रूप में कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे लास्ट क्लास में भी बात की, हमने कहा कि 3 प्रकार की आकृतियां होती हैं। 3 प्रकार की कौन सी आकृतियां? पहली आकृति जिसे आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसमें कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीप और महासागर सम्मिलित है। महाद्वीप और महासागर जो आपने शुरुआत में बात की ना, एंटीक्लाइन पार्ट इज कॉन्टिनेंट एंड सिंक्लाइन पार्ट इज ओशियन, यानी उभरे हुए भाग अपनति यानी महाद्वीप के रूप में बनते हैं और धंसे हुए भाग महासागर के रूप में बनते हैं। ठीक है ना। अब इन यहाँ पर ये पहली प्रकार की बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आरएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीके में भी ऑप्शनल में भी, कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ कौन से होते हैं। तो कॉन्टिनेंट और ओशियन फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ के रूप में जाने जाते हैं, यानी पृथ्वी के निर्माण के साथ ही जो पहली आकृतियां बन जाती हैं वो कौन सी आकृतियां हैं। फिर हमने कहा कि अब जो आकृतियां बनी हुई हैं पृथ्वी पर, उस पर पृथ्वी के अंतर्जात बलों के परिणामतः बनने वाली आकृतियां, एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण से जो आकृतियां बनती हैं, अंतर्जात बलों के कारण से जो आकृतियां बनती हैं, उन्हें सेकंड ऑर्डर रिलीफ कहते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों की बात हमने की, अंतर्जात बल, अंतर्जात मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में। आंतरिक भाग में क्या है, हमने कहा कि ऊपरी परत तो ठंडी हो गई, लेकिन आंतरिक परत अभी ठंडी नहीं हुई है, आंतरिक भाग ठंडा नहीं हुआ है। जब आंतरिक भाग ठंडा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में यह आंतरिक भाग अपना आकार बढ़ाना चाहता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन करना चाहता है, क्योंकि पिघले हुए प्रकार के पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, अपने आकार में वृद्धि करना। ठीक है ना। मेल्टिंग मटेरियल अपना आकार बढ़ाना चाहता है, तो जो अपर पार्ट जो ठंडा हो रहा था उसकी प्रवृत्ति है संकुचित होना, कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक तो संकुचन कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन अर्थात प्रसार। तो इसमें खींचतान होती है। कैसी खींचतान? आंतरिक पदार्थ बाहर आना चाहता है और बाह्य पदार्थ उसको सिकोड़ रहा होता है। ऐसी स्थिति में ये जो तनाव उत्पन्न होता है परस्पर, जहां भी कमजोर भाग मिलता है वहीं से आंतरिक प्रकार का पदार्थ, जिसे मैग्मा कह रहे हैं, चट्टानों का पिघला हुआ भाग जो कि मैग्मा कहलाता है, सतह पर प्रकट होने के बाद उसे लावा कहते हैं। ठीक है ना। मैग्मा आंतरिक भाग में होता है, उसमें से गैसें जब निकल जाती हैं बाहर आने के पश्चात जब गैसें निकल जाती हैं तो यह भाग अब लावा कहलाता है। तो ये सतह पर यह पदार्थ जब प्रकट हुआ, किस वजह से हुआ? क्योंकि जहां पर भी ऊपरी सतह पर कमजोर भाग उसे प्राप्त हुआ, उनको तोड़ करके यह आंतरिक भाग का मैग्मा बाहर आ जाता है। इस प्रकार से ये जो इस तरीके की प्रोसेस कहलाती है उसको हम अंतर्जात बल कहते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज कहते हैं, अंतर्जात बल। तो आपने क्या कहा, अंतर्जात बलों के तहत कुछ आकृतियां बनती हैं, इन आकृतियों को सेकंड ऑर्डर रिलीफ कहा जाता है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से ऊपरी सतह जो उठी हुई सतह थी, उठी हुई सतह पर से अब यह बहता हुआ जल हो, सरकता हुआ ग्लेशियर हो, चलती हुई हवा हो, यानी विभिन्न प्रकार के भौतिक कारक, फिजिकल एलिमेंट्स अब क्या करते हैं, कटाव करते हैं। ऊपर उठे हुए भाग पर एक कटाव की क्रिया संपन्न होती है, इसे डेनुडेशन कहा जाता है, अनाच्छादन कहा जाता है। मतलब कटाव की क्रिया अनाच्छादन कहलाती है। अनाच्छादन से प्राप्त मलबा किसी डिप्रेशन मतलब धंसाव, डिप्रेशन मतलब धंसाव, यहां धंसाव कौन से, जलाशय, धंसाव वाले भाग पर यह बहता हुआ जल इस मलबे को ले जाकर के डिपॉजिट कर देता है, निक्षेपित कर देता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां बन रही हैं उनमें कटाव और जमाव अर्थात इरोजनल एंड डिपोजनल प्रोसेस के तहत, इरोजनल व डिपोजनल प्रोसेस के तहत इसमें यह विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। ये जो टोपोग्राफी बनती हैं इन्हें थर्ड ऑर्डर रिलीफ कहा जाता है, इन्हें तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज बहिर्जात प्रक्रमों के आधार पर, बहिर्जात प्रक्रम कौन से, जो कि पृथ्वी के बाह्य सतह पर कटाव और जमाव के प्रक्रम होते हैं, प्रोसेस होते हैं। इन प्रक्रमों के आधार पर जो आकृतियां बनती हैं वो थर्ड ऑर्डर रिलीफ कहलाती हैं, और अंतर्जात बलों के तहत जो आकृतियां बनती हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज के तहत जो आकृतियां बनती हैं उनको सेकंड ऑर्डर रिलीफ कहते हैं। अब ये यहीं से अपनी बात हम शुरू कर रहे होते हैं जनरली। ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में देखिए, अगर हम यूं कहें आखिरकार हमें अध्ययन किसका करना है, हमें अध्ययन करना है पृथ्वी का, पृथ्वी पर पाई जाने वाली आकृतियों का। ये जो मटेरियल हमको मिलता है, ये जो पदार्थ मिलता है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही तो आ रहा है ना। इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमको जानना चाहिए। हमें, ये हमारा विषय नहीं है, ये जियोलॉजी का है, किसका, भूविज्ञान का, भूगर्भ विज्ञान का ये विषय है। भूगर्भ विज्ञान वाले विषय से हम ये पार्ट ले लेते हैं। तो हम इससे पहले
पृथ्वी के इन आकृतियों के अध्ययन से पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी चाहते हैं, और आंतरिक संरचना इंटीरियर ऑफ अर्थ की स्टडी से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जिसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसे आप अर्थ कह रहे हैं, पृथ्वी कह रहे हैं, वो पृथ्वी स्वयं बनी कैसे है, अर्थात इसका निर्माण हुआ कैसे है। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या हम सबसे पहले करते हैं। ज्योग्राफी में जब भी हम शुरुआत करते हैं तो जनरली पृथ्वी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और अगर पृथ्वी की बात आप करेंगे तो यहाँ से एक अलग शाखा उत्पन्न हो जाती है, एक डिफरेंट ब्रांच मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर न एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी आप मान सकते हैं कि इससे पहले वाले भाग को साइंस में देखा जाए या ज्योग्राफी में देखा जाए, लेकिन जनरली दोनों ही चीज़ों में इसको हम अध्ययन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप पृथ्वी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो अदर प्लैनेट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, अन्य ग्रहों के भी बारे में चर्चा करेंगे। ग्रह, पृथ्वी, ग्रहों के उपग्रह, प्लैनेट और सैटेलाइट जो होते हैं ये हमारे सूर्य के परिवार हैं, जिसे आप सौर परिवार या सोलर सिस्टम कहते हैं, यानी सौर मंडल कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हमें पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करनी है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ बताना है, तो हमें ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम भी बताना पड़ेगा, हमें सूर्य के बारे में बताना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द सन के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी सूर्य की संरचना कैसी होती है, सूर्य में किस तरीके का मटेरियल होता है। क्योंकि अगर हम हमारे इस विषय में प्रवेश कर रहे हैं तो वहीं पर हमें इन सब के बारे में भी जानना पड़ेगा। अब जैसे ही हम ग्रह यानी प्लैनेट्स की बात करना शुरू करते हैं तो ये स्टडी अब कॉस्मोलॉजी कहलाती है, ये खगोल विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत में देखें तो हमें स्टडी ऑफ कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड के उन आकाशीय पिंडों का अध्ययन जो कि पृथ्वी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभावित करते हैं, हमें यूनिवर्स की स्टडी करनी है। तो हमारा जो पार्ट बनने वाला है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आईएएस से लेकर के आरएस, एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर जीएस के हिसाब से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। तो उस पार्ट को, उस हिस्से को यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहते हैं ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम कहें कि भाई ब्रह्मांड के अंतर्गत, यूनिवर्स के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, ब्रह्मांड के अंतर्गत, यूनिवर्स के अंतर्गत हमको पहले तो ये देखना है ब्रह्मांड दिखता कैसा है या है कैसा, है कैसा या दिखता कैसा है का मतलब इतना सा है कि ब्रह्मांड के बारे में जिसे जितना वैज्ञानिकों ने अपने नियमों, सिद्धांतों, उपकरणों के आधार पर जो कुछ ज्ञात किया है, उसके आधार पर हम परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या स्थितियाँ मिलती हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मांड में अर्थ है, अर्थ से रिलेटेड या उसी से संबंधित ग्रह हैं, ग्रहों के अपने उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, ये सभी सौर परिवार का हिस्सा होता है। ये सौर परिवार का जो हिस्सा है जिसे सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य एक स्टार है, वैसे ही अन्य तारे भी होते हैं। ये तारे मिलकर के गैलेक्सीज बनाते हैं, आकाश गंगाएं बनाते हैं। ये आकाश गंगा भी यूनिवर्स का ही पार्ट हुआ, जिसे गैलेक्सी आप कह रहे हैं। ये गैलेक्सी जो होती हैं ये नेबुला से निर्मित होती हैं, निहारिका से बनती है। यानी निहारिका क्या होती हैं, प्री स्टेज ऑफ गैलेक्सीज, यानी निहारिकाएं वे इस प्रकार के हाइड्रोजन आदि ऐसे पदार्थों के, ऐसे गैसों के भंडार होते हैं जिनसे आगे चल करके आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज बनती हैं। आकाश गंगाएं अपने आप में क्या हैं, हम कहते हैं कि यह करोड़ों अरबों तारों का एक संग्रह है, यानी ऐसे तारे जो कि अरबों तारों के रूप में एक साथ, एक झुंड के रूप में एक जगह पर रहते हैं, ये गैलेक्सीज होती है। इसका मतलब ये जो मटेरियल तारों के निर्माण के लिए हमें चाहिए होता है या तारों के निर्माण के लिए जो पदार्थ हमें मिलता है वो नेबुला से मिलता है, निहारिकाओं से मिलता है। ये सारा पार्ट यूनिवर्स का हिस्सा है। ये अगर हम कहें कि भाई ये यूनिवर्स है तो मोटा मोटा इतना तो जानकारी, नहीं बनना साइंटिस्ट लेकिन इतनी तो हम जानकारी चाहते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि इनसे संबंधित प्रश्नों को हम हैंडल कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब अगर हम कहें कि ब्रह्मांड इन सब चीज़ों का या इन आकाशीय पिंडों का अध्ययन है तो एक वर्ड और आता है, एक शब्द और आता है, इसके साथ साथ इसके पैरेलल एक शब्द और आता है जिसे आप कहते हैं खगोल, खगोल पिंड, कॉस्मोस। एक वर्ड है यूनिवर्स और एक वर्ड है कॉस्मोस। इस डिफरेंस को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ब्रह्मांड का मतलब समस्त प्रकार के ऐसे आकाशीय पिंड जो कि स्पेस या अंतरिक्ष में होते हैं,
अंतरिक्ष में पाए जाने वाले सभी प्रकार के आकाशीय पिंड, जिसमें अभी आपने जो सारी बातें लिखी ना, चाहे वो इसमें सौर परिवार और सूर्य हो और भी अन्य तारे हों, गैलेक्सीज हों, आकाशगंगाएं हों, इन सब का अध्ययन आपको यूनिवर्स की स्टडी के रूप में करना होता है, ठीक है ना। जबकि इनमें से वे आकाशीय पिंड जो कि